गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आयुषी और आज है 21 जून और 21 जून से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। तो जो विश्व शरणार्थी दिवस है 20 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी 2021 की वो थी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। पहली बार जो विश्व शरणार्थी दिवस था वो 20 जून 2001 को मनाया गया था। 2019 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अनुसार दुनिया में 68% शरणार्थी जो है सीरिया में है। मतलब अगर हम मिलियन से देखें तो 6.6 मिलियन शरणार्थी जो है वो सीरिया में पाए जाते हैं। और वेनेजुएला में 37 मिलियन शरणार्थी होते हैं, अफ़गानिस्तान में 12.7 मिलियन और वेनेजुएला में 3.7, दक्षिण सूडान में 2.2 मिलियन है और म्यांमार में 1.1 मिलियन है देशों में है। और 2019 तक दुनिया भर में कुल 79.5 मिलियन जो है शरणार्थियों में से 26 मिलियन जो है 18 वर्ष से कम आयु के हैं। तो ये जो आंकड़ा दिया गया था ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा दिया गया था, क्योंकि जो विश्व शरणार्थी दिवस है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मनाया जाता है। और 2019 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने ये आंकड़े दिए थे जिनके अनुसार सबसे ज़्यादा जो शरणार्थी है वो सीरिया में होती है, क्योंकि सीरिया में काफ़ी सारे दंगे होते हैं और वहाँ पे मतलब मुसलमान में ही लड़ते हैं कि हम असली मुसलमान हैं, हम असली मुसलमान हैं। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वहाँ से माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे कम एज के जो होते हैं वो होते हैं 18 वर्ष से कम आयु के होते हैं। इसमें जो अगर याद रखने वाली बात यही है कि जो 2021 का जो थीम थी विश्व शरणार्थी दिवस की वो थी टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। आज का हमारा सेकेंड क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी 2021 की वो थी स्वास्थ्य के लिए योग, मतलब योग फॉर वेलनेस। और पहली बार ये दिवस जो है 21 जून 2015 को मनाया गया था और 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या विश्व योग दिवस के रूप में मनाए जाने की जो है घोषणा की थी। 21 जून का साल सबसे लंबा दिन होता है और धरती पर सूर्य सबसे ज़्यादा समय पर रहता है। क्वेश्चन था कि 21 जून को ही क्यों विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस चुना गया। तो क्योंकि 21 जून को दिन जो है सबसे लंबा दिन होता है और धरती पर जो सूर्य है काफ़ी लंबे समय तक रहता है। और पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वो 21 जून 2015 को मनाया गया था और इसे मान्यता मिली थी 11 दिसंबर 2014। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाल ही में खबरों में रही वरुणा और अस्सी नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर बहती है। हाल ही में वरुणा और अस्सी नदियाँ जो है भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वाराणसी में वरुणा और अस्सी नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है। ये दोनों ही गंगा नदी में मिलती है। ट्रिब्यूनल ने यह कदम इन नदियों में अधोषित सीवीज के कथित निर्वहन और इन नदियों के तट पर अनधिकृत निर्माण को ध्यान में रखते हुए उठाया है। ये जो नदियाँ हैं वरुणा और अस्सी, इन दोनों नदियों में कई दूर से जो है नाले आकर बहते हैं और ये नदियाँ जो अंत में गंगा में मिलती है। तो इन दोनों नदियों के कारण जो है गंगा नदी भी प्रदूषित हो रही है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वाराणसी में वरुणा और अस्सी नदियों के कायाकल्प की एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें वो ये जानेंगे कि नाले कहाँ से बहकर आ रहे हैं और किस तरीके से जो है वरुणा और अस्सी नदियों में मिल रहे हैं। और इसका बस उद्देश्य ये है कि इन दोनों नदियों की जो है कायाकल्प में सुधार लाना और इन नदियों को प्रदूषित होने से बचाना। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो क्वेश्चन था हमारा वो यही है कि दोनों नदियाँ जो है वरुणा और अस्सी भारत के कौन से राज्य से होकर बहती है। तो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और कहाँ पे जाके मिलती है तो गंगा में जाके मिल जाती है। हाल ही में किसके द्वारा कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा जो है कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स जो है प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। तो हाल ही में जो है कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जो क्रैश कोर्स है नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 फ्रंटलाइन में कार्यकर्ताओं के लिए एक अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम शुरू किया, जो कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए देश भर में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केंद्रीय घटक के तहत 276 करोड़ रुपये में वित्तीय परिव्यय के साथ ये कोर्स जो है शुरू किया गया है। मतलब नरेंद्र मोदी ने ये कोर्स इसलिए शुरू किया, ये क्रैश कोर्स, ताकि हमें जो है प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिल सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये कोर्स जो है लॉन्च किया है। तो कौशल विकास योजना की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 2015 में हुई थी। और ये जो कोर्स है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए क्रैश कोर्स, इसमें जो इनके तहत जो इनका व्यय होगा, वित्तीय परिव्यय होगा, वो 276 करोड़ रुपए का होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। जून 2021 में हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने किन दो देशों के साथ त्रिपक्षीय समझौता लॉन्च किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है, इटली और जापान के साथ जो है भारत ने त्रिपक्षीय समझौता जो है लॉन्च किया था। जून 2021 में हिंद प्रशांत स्थिरता के लिए भारत ने जो है इटली और जापान के साथ जो है त्रिपक्षीय समझौता लॉन्च किया था। भारत, इटली और जापान ने एक आभासी बैठक के माध्यम से एक त्रिपक्षीय लॉन्च किया है और त्रिपक्षीय समझौता लॉन्च किया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। और केंद्रीय विदेश मंत्रालय की बात करें तो केंद्रीय विदेश मंत्रालय के जो विदेश मंत्री है वो है सुब्रमण्यम जयशंकर है, और वो जहाँ कार्य करते हैं उसे केंद्रीय विदेश मंत्रालय कहा जाता है। तो भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो केंद्रीय विदेश मंत्रालय करेगा। और इस त्रिपक्षीय समझौते का जो उद्देश्य यही है कि हिंद और प्रशांत इस क्षेत्र में स्थिरता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना, और जो कि सभी की सहमति पर आधारित है, न कि कुछ एक शक्ति पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का कि हाल ही में CSIR ने पूरे कस्बे और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्था के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाटा MD। हाल ही में जो है CSIR ने पूरे कस्बे और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए जो है डाटा MD स्वास्थ्य देखभाल संस्था के साथ जो है करार किया है। तो CSIR का जो फुल फॉर्म है वो है काउंसिल फॉर द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने डाटा समूह के स्वास्थ्य देखभाल उद्यम डाटा MD के साथ जो है साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य देश के टियर 2 और 3 के कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षणों की क्षमता को जो है बढ़ावा देना। और इस साझेदारी के तहत टाटा MD चेक सार्स कोविड 2 परीक्षण जो है किट का उपयोग भारत में CSIR प्रयोगशाला में RT-PCR परीक्षण करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तो इस समझौते के तहत जो कुछ होगा तो टाटा MD चेक सार्स कोविड-2 जो है परीक्षण किट का उपयोग भारत में जो है काउंसिल फॉर द साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च में जो है RT-PCR परीक्षण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। और भारत ने जो है इस उद्देश्य से क्या है कि मतलब इस उद्देश्य की साझेदारी का उद्देश्य सिर्फ यही है कि टियर 2 और टियर 3 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 परीक्षण की क्षमता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 7 है विश्व सिकल रोग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी जो है 19 जून 2021 को मनाया जाता है विश्व सिकल सेल योजना। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 19 जून 2021 को विश्व सिकल सेल रोग दिवस मनाने के लिए फिक्की, नोवार्टिक्स, पिरामिल फाउंडेशन, ओपेलो अस्पताल, NCCO और GSCDO के साथ साझेदारी में भारत के सिकल सेल रोग पर दूसरा ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। अगर हम सिकल सेल की बात करें तो सिकल सेल एक एनीमिया, सामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाली रक्त की अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक से मतलब है अगर आपको घर में किसी मेंबर को है तो जाहिर सी बात है वो आपको भी होगी। और ये एक प्रकार की ब्लड से होने वाली बीमारी है सिकल सेल एनीमिया से ही आप देख सकते हैं कि एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की कमी और असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने से होता है। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल अगर ऊपर नीचे या किसी प्रकार के जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं उनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, कुछ अलग प्रकार की शेप और आकृति बनने लगती है, तो उसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 8 है हाल ही में किस देश में देवसाना डायमंड कंपनी द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर जो है
सी जो है इसका सही आंसर है बोत्सवाना में। बोत्सवाना काफ़ी फेमस जगह है। बोत्सवाना को अफ्रीका में हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है और 1098 कैरेट वज़न के हीरे का पता चलने के बाद उसे राष्ट्रपति मोगशुक मसीसी को भेंट दे दिया गया। इसका वजह तो था दुनिया के दूसरे सबसे बड़े हीरे 1109 कैरेट के लेस्ली लॉरोना हीरे से थोड़ा कम है, जो 2015 में बोत्सवाना में पाया गया था। और दुनिया का सबसे बड़ा 3106 कैरेट किलिन का हीरा था, जो 1905 में दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। इसके अंतिम मूल्य का अनुमान अभी जारी नहीं किया गया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो था 1109 कैरेट का लेस्ली लॉरोना हीरा $53 मिलियन में बिका था। यह हीरा जो है 73 mm लंबा, 52 mm चौड़ा और 27 mm मोटा है। इसका नामकरण होना बाकी है, जो अभी बोत्सवाना डायमंड कंपनी द्वारा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा गया है। इसका नामकरण अभी नहीं करा गया है और ना ही इसका कोई अंतिम मूल्य घोषित किया गया है। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था वो 1109 कैरेट का था, जिसका नाम था लेसिडा लोरोना और ये $53 मिलियन में जो है बिक गया था। ऐसा कहते हैं कि वहाँ जो हीरा मिलता है वहाँ के राजाओं को दिया जाता है, मतलब वहाँ जो हीरा था वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ के राजा हुए एक तरीके से, तो वहाँ के राष्ट्रपति को ये हीरा जो है दे दिया गया था। राष्ट्रपति का नाम था मोगशुक मसीसी को जो है ये भेंट में दिया गया था। और अब तक ये तीसरे नंबर का हीरा है जिसका ना तो अभी नामकरण किया गया है और ना ही इसका कोई अंकित मूल्य जो है निर्धारित किया गया है। और ये सबसे ज़्यादा हीरे जो कहाँ मिलती है तो ये बोत्सवाना में मिलते हैं। अफ्रीका में हीरो का सबसे बड़ा उत्पादक कहा जाता है बोत्सवाना को। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा किस स्थान पर 18-19 जून 2021 का अभ्यास किया गया? जिसका ऑप्शन नंबर डी जो है अदन की खाड़ी में है। हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना द्वारा जो है अदन की खाड़ी में 18 और 19 जून को जो है 2021 का अभ्यास किया गया। इस 2 दिवसीय अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, क्रॉस स्टेट हेलीकॉप्टर संचालन, ब्रोडिंग ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव आदि से समुद्र उच्च गति नौसेना अभियान जो है आयोजित किए गए। हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलास जारी किया गया है? इसका सही हाल ही में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलास द्वारा जारी किया गया है। इस एटलस को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने जारी किया। इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके चुनाव आयुक्त के बारे में कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, 2 उसके जो है सहायक होते हैं। तो इनमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे सुशील चंद्रा और चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और उनके सहायक एक और है आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। तो इन्होंने जारी किया है इस एटलस को और ये दस्तावेज जो है शोधकर्ता और शिक्षाविदों के लिए फ़ायदेमंद होगा और भारतीय चुनाव के लिए विशाल परिषद की खोज में मदद करेगा। इस आम चुनाव एटलस में आम चुनाव 2019 के सभी सांख्यिकी आंकड़े एवं डेटा जो होंगे शामिल होंगे। तो हमारी वीडियो यही एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।